नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, वीएस एजुकेशन हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लेकर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हुए वीएस एजुकेशन लाया है एक टेस्ट सीरीज, ऐसी ओवरऑल टेस्ट सीरीज जो आपको मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज जो मध्य प्रदेश के केवल के 15 शहरों में और लगभग 15 सेंटरों पर आयोजित की जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ना केवल आपको अपने मूल्यांकन करने का एक मूल्यांकन का एक आधार मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये टेस्ट सीरीज केवल आपके ऑफलाइन मोड पे ही नहीं बल्कि ऑनलाइन मोड पे भी चल रही है। आप घर बैठे भी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका पेपर किसी भी ऐसे भी सामान्य लोगों के द्वारा नहीं बल्कि जो प्रशिक्षित लोग हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है, उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, ताकि आपको एक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके, एक बेहतर तरीके जानकारी प्राप्त हो सके कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे प्रश्न कैसे आ सकते हैं। क्योंकि अनुभवी लोगों का ठीक है जरूरी होता है मार्गदर्शन इस परीक्षा को लेकर। तो जो लोग इस परीक्षा को निकाल चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकते हैं अपनी इस परीक्षा को लेकर। इसी उद्देश्य से हमने इस पूरी टेस्ट सीरीज के पेपरों को, इसके सारे क्वेश्चंस को इसके मार्गदर्शन में तैयार किया है, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं और इस क्षेत्र के अनुभव भी रखते हैं इस परीक्षा का भी। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज केवल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे उपलब्ध है और दोनों ही मोड पर आपको इसके ठीक है जो परिणाम मिलते हैं आपके परीक्षा के बाद, जो आपको उत्तर पुस्तिका आती है, दोनों ही माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से भी हम चर्चा करेंगे जो हमारा टेस्ट सीरीज हुई है इसके हर एक क्वेश्चन पर, ताकि मालूम रह सके इस क्वेश्चन में कभी कभी हमेशा लगता है कि हमने तो बी लगाया था, सी का आंसर क्यों आ रहा है। तो इन सब की व्याख्या जरूरी होती है, इसकी समीक्षा जरूरी होती है और यही समीक्षा हम करेंगे आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ये देखिए, आपको ये जो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज को तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबरों पर कॉल करके आप सेंटर पर जाकर भी पता कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर नज़दीकी सेंटर है तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन के माध्यम से पता कीजिए, ऑफलाइन के माध्यम से जुड़िए। अगर सेंटर दूर है तो ऑनलाइन भी आपके माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे जो टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट हमारा यूनिट वाइज चलता है। इस यूनिट वाइज टेस्ट में यूनिट नंबर 3 का आज हम मूल्यांकन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी देखेंगे कि इसके एक एक क्वेश्चन पर हमारी जो भाई हमने जो आंसर लगाया है उसको लेकर, आंसर को लेकर हमेशा एक डाउट रहता है स्टूडेंट में कि हमने सी लगाया था, डी आंसर क्यों आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ा समस्या आती है कि हम किससे पूछें। ठीक है भाई, टेस्ट सीरीज तो हम पेपर देख के आ गए, टेस्ट सीरीज के मालूम पड़ गया, हमारे आंसर शीट आ गई है, आंसर शीट में लिखा है, हम लगा के आए थे सी, उसमें लिखा है डी। तो डी क्यों है, इसलिए ये वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप इस संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित की गई है इस विषय में जानकर अपनी जानकारी और अपनी जो दुविधा है इसको समाप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टेस्ट के पहले क्वेश्चन से। तो यूनिट नंबर 3 का जो हमारा तीसरा टेस्ट है, यूनिट नंबर 3 का टेस्ट है। और यूनिट नंबर 3 का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश का जो भूगोल वाला टॉपिक है, एमपी की ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है, उससे संबंधित हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, उम्मीद है आपको साफ दिख रहा होगा और पेपर आपके पास है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें विचार करना है मध्य प्रदेश की मिट्टी पर। अब देखिए पहला कथन क्या है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अपने आप में याद रखिएगा। तो पहला कथन है, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा कथन है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो आपका विकल्प है वो है, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए बड़ा आसान सा टॉपिक है अपने आप में। पहली बात तो ये बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये तो भाई पूर्णतः सुनिश्चित है, सही बात है कि बघेलखंड का इलाका कैसा है, रेड येलो सॉइल का इलाका है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। दूसरा है, लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। नहीं, लाल पीली मिट्टी की उर्वरता अधिक नहीं होती, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा, मालवा में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ये तो अच्छी बात है, हम सब जानते हैं कि मालवा का इलाका काली मिट्टी का इलाका है, याद रखिएगा। और चौथा महत्वपूर्ण चीज है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग मतलब सेंट्रल इंडिया प्लेटू की बात हो रही है, मध्य भारत के पठार की बात हो रही है, और मध्य भारत के पठारी इलाकों में मिलती है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है? तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हम देखें इस आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर जो
2 है, लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, ये सही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा करंट का क्वेश्चन है अपने आप में। महूगंज जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब महूगंज कहाँ से बना है? महूगंज बना है रीवा से, पृथक होकर नया जिला बनाया गया है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पहला देखिए, पहला जो आपको दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखा गया है कि महूगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2022 को जारी की गई, यानी नोटिफिकेशन 13 अगस्त 2022 को जारी किया गया। दूसरा है बहुटी जलप्रपात अब महूगंज जिले में स्थित है। हम सब जानते हैं कि बहुटी सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। और तीसरा, महूगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव हैं। अब बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, सही कथन चुनना है। क्या चुनना है? हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो सही कथन कौन सा होगा? क्या कथन 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है? अब पहली बात तो ये समझिए, ये तो मालूम है हमें कि बहुटी जलप्रपात महूगंज जिले में है, ठीक है, ये तो मालूम हो गया, क्लियर हुआ। महूगंज जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव हैं, ये भी मालूम पड़ा हमें, ये भी सही है। लेकिन देखिए क्या लिखा है, महूगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2022, 2022 नहीं है ये 2023 है, याद रखिएगा। क्या है ये? 2023। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन क्या है? डिंडोरी जिले से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था। क्या यह मंडला जिले से अलग करके बना था? सही बात है, 1998 में मंडला जिले से पृथक करके जिले को बनाया गया था। दूसरा, शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में गठन किया गया था, बाद में इसे काय में शामिल कर लिया गया। तीसरा ऑप्शन है कि वर्तमान में डिंडोरी जबलपुर संभाग में है। जब इसका गठन हुआ था तब यह शहडोल संभाग में आता था, लेकिन वर्तमान में ये जबलपुर संभाग में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही कथन क्या हैं? ये तीनों ही कथन सही है। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है कि मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। अब मालवा के पठार के बारे में विचार पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए पहला क्या है कि पठार का ढाल, यानी मालवा के पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। क्या सही बात है? ये पूछ बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि पठार का ढाल दक्षिण पूर्वी दिशा में है, यानी साउथ ईस्ट है। दूसरा, पठार की सबसे ऊंची चोटी डोंगरा है, ठीक है, टोंगरा है। तीसरा, काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है मालवा के पठार में। और चौथा, पठार के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सही कूट की पहचान कीजिए, सही कथन की पहचान कीजिए। अब देखिए सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि मालवा के इलाकों में नदियां कहाँ जाती हैं? नदियां जाती हैं उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर। इसका मतलब ढाल कहाँ पर होगा? ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, ना कि दक्षिण पूर्व की ओर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है, ठीक है, जो पहला दिया गया है आपको वो गलत है, पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, टोंगरा नहीं है। याद रखिए मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिकार चोटी, पढ़ा था हमने, 881 मीटर है शिकार चोटी, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत है। पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। यानी आंसर क्या हो गया? 2 और 3 और 4 सही है। तो आंसर क्या आएगा? सी। तो सही आंसर क्या होगा? सी, 3 और 4 सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सही युग्म बताइए। कौन से इलाके में देखिए बाघों की संख्या की बात हो रही है। पेपर तो आपके पास है, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर नहीं भी दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए स्क्रीन पे हो सकता है आपको थोड़ा समस्या आ रही हो, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ के पूरा क्वेश्चन सुना रहा हूँ आपके पास, और पेपर भी आपके पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाघों की संख्या 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा सही युग्म कौन सा है? याद रखिए ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है अपने आप में। तो कान्हा टाइगर रिजर्व में 129 बाघ हैं। दूसरा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 165 बाघ हैं। तीसरा, पेंच टाइगर रिजर्व में 123 बाघ हैं। और चौथा, उपरोक्त सभी। क्या सभी कथन सही हैं? याद रखिएगा बाघ रिपोर्ट अभी आई थी, याद रखिएगा 2022 की जो रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 785 बाघ हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ी मिलाते हुए, तो बताइए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कितने बाघ हैं? सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा। क्लियर है? ये तो क्वेश्चन भी आ सकता है एक और। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो 785 भागों में से कान्हा किसली में 129 हैं, बांधवगढ़ में 165 हैं और पेंच में 123 हैं। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हैं। सही आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर डी, ये चारों सही हैं। इस टॉपिक को कोशिश कीजिएगा, इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए क्योंकि करंट का टॉपिक है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत का पठार यानी सेंट्रल इंडिया प्लेटू की बात हो रही है। याद रखिएगा, सेंट्रल इंडिया प्लेटू यानी मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए, डिस्कस कीजिए। याद रखिएगा क्या है, कंसिडर कीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है, इस पहला जो विकल्प दिया गया आपको कि कौन सा, देखिए विचार करते हुए कि पठार की मुख्य नदी सोन नदी है। क्या सोन नदी पठार की मुख्य नदी है? ये पहला चीज आती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए। अब मध्य भारत के पठार की बात हो रही है तो इसमें क्या टॉपिक से क्वेश्चन हमारा बन सकता है? ठीक है, देखिए तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, बन चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इसका आंसर क्या लगाया जाए और कैसे निकाला जाए इसका आंसर। तो मध्य भारत के पठार पे विचार करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन, ये पहला जो आपको दिया गया है विकल्प, वो पहला विकल्प है ये कि ये पठार की मुख्य नदी सोन नदी है। क्या सही बात है? आपको सही कूट की पहचान करनी है। क्या सही बात है, मध्य भारत के पठार की नदी सोन नदी है? दूसरा, इस पठारी क्षेत्र में कछारी और जलोढ़ मिट्टी की मृदा की अधिकता पाई जाती है। क्या एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ पर? तीसरा, सरसों के उत्पादन के कारण इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। और चौथा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है। ठीक है, अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन चारों में से फिर आपको ऑप्शन दिखा जाता है कि 1 2 सही, 2 3 सही, 3 4 सही या 2 3 4 सही। तो पहली बात तो यह है कि सेंट्रल इंडिया प्लेटू की बात हो रही है, मध्य भारत के पठार की बात हो रही है, और मध्य भारत के पठार की सबसे मुख्य नदी चंबल नदी है। सोन नदी बघेलखंड जाती है, याद रखिए अमरकंटक से निकलती है और आपके उत्तर प्रदेश और बिहार जाती है। मध्य भारत का पठार तो कहाँ है? चंबल का इलाका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता, यानी पठार की मुख्य नदी सोन नदी नहीं है। कछारी और जलोढ़ मिट्टी का दिखता है, हाँ सही बात है। याद रखिए गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र में आता है, जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, ये सही ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें सरसों के उत्पादन के कारण सरसों की हांडी कहते हैं, ये भी सही बात है। मध्य भारत के पठारी इलाकों में एक महत्वपूर्ण जिला है मुरैना, जिसे कहते हैं सरसों की नगरी, मस्टर्ड सिटी कहते हैं। और चौथा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा है, ये भी सही बात है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य भारत के पठार की? सेंट्रल इंडिया प्लेटू की, वो है टोंगरा। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए यानी 2 3 4, ये तो सही बात आंसर आके मालूम पड़ गया हमें कि सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 2 3 4। आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये टोंगरा कौन से जिले में आती है? याद रखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, टोंगरा कौन से जिले में आती है? टोंगरा आती है शिवपुरी जिले में। क्लियर यहाँ तक? ये मालूम पड़ा हमें किसके बारे में? ये मालूम पड़ा हमें, महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब 2 कथन है इसमें, अभिकथन और कारण, याद रखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं, इनके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर अवधारणा आपका स्पष्ट है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। क्लियर है? कारण यह है कि विंध्य चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। अब आपसे ऑप्शन पूछा गया है, वो आपको विकल्प दिए गए हैं कि ए आर और आर, यानी अभिकथन और कारण, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन आर कथन कारण कथन की व्याख्या करता है, यानी आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए आर दोनों क्या हैं? दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है, ठीक है, वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन आता है आपका, ठीक है, कि भाई ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को बताइए, ऐसे क्वेश्चन में डेटाबेस अगर किसी ने पढ़ा हुआ है कि वह तथ्यात्मक जानकारी है कि कटनी को चूना नगरी कहते हैं, इतनी जानकारी से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए बहुत जरूरी होता है डिटेल पढ़ना। क्लियर है? तो याद रखिए पहली बात तो ये कि हम जानते हैं कि सतना, रीवा, कटनी में सीमेंट के कारखाने हैं, लेकिन सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर, और चूना पत्थर का इलाका कौन सा है? विंध्य समूह के इलाकों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब ये सही बात है कि दोनों कथन सही हैं, और जो हमारा कारण है वो कथन की व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत, ठीक है याद रखिएगा,
जबेरा का गुंबद स्थित है। अब ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आ चुका है और बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। अब क्वेश्चन पूछते हैं जबेरा का गुंबद कहाँ पर स्थित है? रीवा पन्ना के पठार में, मध्य भारत के पठार में, मालवा के पठार में कि बघेलखंड के पठार में? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भाई जबेरा का गुंबद कहाँ पर है। तो यहाँ से दो लोकेशन मालूम पड़ती हैं, एक तो आपको जिला मालूम होना चाहिए कौन से जिले में है, और दूसरा कौन से क्षेत्र में आता है, कौन से भौतिक क्षेत्र में आता है। तो इसका बड़ा आसान आंसर है, वो कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार में स्थित है जबेरा का गुंबद, याद रखिएगा। लेकिन अगर जिला पूछेंगे तो याद रखिए कहाँ पर आता है ये आता है दमोह क्षेत्र में। कहाँ पे आता है? दमोह क्षेत्र में आता है। ये भी आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है कोटर, कारा, खुर्दी और कारजन किसकी सहायक नदियां हैं? अब ये देखिए, सहायक नदियों से ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सोन नदी की, ताप्ती नदी की, नर्मदा की और चंबल की। पहली बात तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं और आपने कभी भी नदियों के नाम भी नहीं सुने हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर कैसे लगाएंगे? तो पहले तो आप देखिए, लॉजिक लगाइए कि ताप्ती नदी कहाँ से आ रही है? मुल्ताई से आ रही है। कहाँ जा रही है? खंबात की खाड़ी में। और गिनी चुनी नदियां हैं इसकी, याद रखिएगा। सोन नदी की भी गिनी चुनी नदियां हैं, अमरकंटक से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है पटना शहर में। ठीक है। चंबल की बालों में, चंबल की गिनी चुनी छिपरा है, अकाली सिंध है, ठीक है, कूनो है, बनास है, आपके सीप है, ये और आपके सिमना है, ये प्रमुख नदियां हैं। ज़्यादातर जो छोटी नदियां होती हैं, बड़े स्तर पे ऐसी नदियां जिनकी सहायक नदियां बहुत कम हैं, उनको ज़्यादातर हम सुना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। क्या आपने पूरी की पूरी 41 सहायक नदियां सुनी होंगी? कभी नहीं सुनी होती हैं। यही कारण जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौटर, कारा, खुर्दी, कारजन, जिनके नाम आपने बहुत कम सुने होते हैं, बहुत कम किताबों में पढ़े होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा आंसर लगाइए जहाँ पर नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। वैसे इसका आंसर बड़ा आसान है, इसका आंसर क्या है? नर्मदा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन लॉजिक लगाना भी सीख लीजिए कि तुक्का भी मारना है तो कैसा मारा जाए, कम से कम लॉजिकल होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अब आता है कि भोपाल के बड़े तालाब पर वायुसेना के द्वारा एयर शो का आयोजन कब किया गया? अभी भोपाल में देखिएगा एयर शो का आयोजन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये तारीख वाले क्वेश्चन पीएससी में खूब आते हैं। यही कारण है कि हमारी टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन पे फोकस किया गया, तारीख वाले चीजों पे फोकस किया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। देखिएगा, भले ही वायुसेना से नहीं आए हों, लेकिन जो विशेष घटनाएं घटी हैं उनकी तारीखों बाय तारीख क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने जेरूसलम को राजधानी घोषित किया था इजराइल की। तारीख पूछी गई थी, कौन सी तारीख को किया था। इसका मतलब हम उसी पैटर्न पे चलते हुए हमने टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन भी बनाया है, ताकि भाई एक रेलिवेंट क्वेश्चन बना रहे और हमारे जो पीएससी का पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करते रहें। तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आसान टॉपिक है। पहली बात तो 2022 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2022 में कौन हुआ है? 2023 की बात हुई है। कब हुआ है? सितंबर के महीने में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डी, 30 सितंबर 2023 को। तारीख याद कर लीजिए, 30 सितंबर 2023 को वायुसेना का याद रखिए एयर शो हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में एयर शो कौन से शहर में कराया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ कराया गया? भोपाल में कराया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बड़ा तालाब, इसको बड़ा तालाब कहते हैं मध्य भोपाल वाले, लेकिन वैसे इसका नाम है भोजताल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रेवाइन थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? भूल जाइए। ठीक है, क्या पूछा गया है? महत्वपूर्ण शब्द एक याद रखिए, वो है थ्रॉन। थ्रॉन फॉरेस्ट क्या होता है पहले इसको समझिए। ठीक है, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप रट्टा नहीं मार सकते, पहले इसको समझ लीजिए। जब थ्रॉन फॉरेस्ट की बात होती है तो थ्रॉन फॉरेस्ट वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर या इससे कम होती है। तो 50 सेंटीमीटर वाले या 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में थ्रॉन फॉरेस्ट यानी कटीले वनस्पति कहते हैं इसको आसान भाषा में हम लोग, या हम लोग कहते हैं इसको शुष्क पर्णपाती वनस्पति। याद रखिएगा, ऐसी वनस्पति को हम लोग कहते हैं शुष्क वनस्पति या शुष्क पर्णपाती वनस्पति, जो कटीले वृक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कटीले वृक्ष यानी थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? तो बताइए, चंबल घाटी में, सोन घाटी में, ताप्ती नदी में या नर्मदा में? अब देखिए, नर्मदा के इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती है। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से बह रही है। यहाँ पे कटीली झाड़ी क्यों आएंगी? या तो बारिश ज़्यादा होती है। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी के इलाके में देखिए, ताप्ती निकल रही है बैतूल के मुल्ताई से, सतपुड़ा रेंज से निकलती आ रही है। वहाँ भी अच्छी खासी बारिश होती है। तो वहाँ पे उस इलाके में भी क्या होगा? क्या वहाँ पे ड्राई डेसिडस मिलेगा आपको? क्या वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वनस्पति मिलेगी? नहीं मिलने वाली। तीसरा, सोन घाटी। सोन तो बघेलखंड से निकल रही है। बघेलखंड के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सबसे घने जंगल भी बघेलखंड और बालाघाट के इलाकों में पाए जाते हैं।
तो ऐसे में कटीले वन क्यों मिलेंगे? कटीले वन तो वहीं मिलेंगे जहाँ बारिश कम होती हो। सबसे कम बारिश वाला इलाका कौन सा है? चंबल घाटी का इलाका, मध्य भारत का पठारी इलाका जहाँ सबसे कम बारिश होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसी चंबल घाटी में आता है भिंड का गोहद, जहाँ 55 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब आंसर लगाते समय भी क्या लगाइए? लॉजिक लगाइए। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है, ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मालूम पड़ा। पहली बात तो ओरछा कौन सी नदी किनारे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। बेतवा नदी के किनारे है, बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपको। ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक काम नहीं करता, या तो याददाश्त पे निर्भर करता है, या तो याद होता या तो याद नहीं होता। आंसर क्या आएगा? पंचधारा, नवधारा, द्विधारा या सतधारा। याद कर लीजिए, याद रखिए क्या कहते हैं इसको? सतधारा कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहाँ पे लॉजिक काम करता ही नहीं है, या तो आपको याद होगा या तो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। क्या कहते हैं इसको? आपके सतधारा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन नर्मदा कब आयोजित किया गया था? ऑपरेशन नर्मदा कब आयोजित किया गया? अब देखिए, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ऑपरेशन नर्मदा, तो लगता है कि भाई कोई घटना घटी होगी या कोई हादसा हुआ होगा। याद रखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं था। 1961 में याद रखिएगा, नर्मदा के तटीय इलाकों में, जो नर्मदा का बैंक इलाका है, किनारे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण ठीक है प्रारंभ किया गया था। जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, याद रखिए उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था प्रशिक्षण देने के लिए। इसे कहते हैं ऑपरेशन नर्मदा। ये 1961 में शुरू हुआ था। तो आंसर क्या आएगा? 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म पाए गए हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? राजोरस। ये राजोरस का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, राजोरस का मतलब होता है, ठीक है, छिपकली का राजा। क्या नाम है? छिपकली का राजा। अब यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं वो 1971, 72 में, याद रखिए 74, 75 में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई सुराई कराई थी। उत्खनन, याद रखिए रिसर्च बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके जो डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव की देखरेख में इस इलाके में कई सारे कंकालों के अवशेष प्राप्त हुए, याद रखिए जीवाश्म प्राप्त हुए। ये प्राप्त हुए थे कहाँ से? जबलपुर से और आपके गुजरात से। तो गंगा, जो नर्मदा नदी का इलाका है जो गुजरात तक जाता है, उस इलाकों में प्राप्त हुए थे। तो आंसर क्या आएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के इलाकों से राजोरस के, याद रखिए, कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एक अलग जल निकास प्रणाली प्रदान करती है। नर्मदा नदी एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। अब यहाँ अलग पैटर्न क्या है बताइए? सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन है, ये पूर्व की ओर बहती है। क्या नर्मदा पूर्व की ओर बहती है? नहीं, गलत, ये पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा, ये एक दरार घाटी से होकर बहती है। ये तो सही बात है, नर्मदा रिफ्ट वैली से यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो भ्रंश घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है। तीसरा, इसकी कई सहायक नदियां हैं। ये भी सही बात है। और चौथा, ये एक छोटी नदी है। गलत, ये एक बड़ी नदी है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बता रहा है कि जल निकासी एक विशेष पैटर्न को दर्शाती है। बताइए, तो विशेष पैटर्न कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी लंबाई से पता चलेगा, उसकी सहायक नदियों से पता चलेगा, कि उसकी दिशा से पता चलेगा? नहीं, उसके बहने के तरीके से पता चलेगा कि वो बहती कहाँ पर है, मैदानों में कि भ्रंश घाटी में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, तो जो विशेष पैटर्न बताती है वो कैसे, हम कैसे अलग करेंगे गंगा को और नर्मदा को? गंगा मैदानी क्षेत्रों में बहती है, तो नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्रों में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? अब क्या देखिए, 7.5 नदियां। अब 7.5 नदी का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इंदौर में जगह है, उसका नाम है जाना पाव। जाना पाव पहाड़ी से आप जानते हैं कि चंबल नदी निकलती है, नीखर नदी निकलती है, कारम नदी निकलती है, ठीक है। इसके अलावा गंभी नदी निकलती है, असनेर नदी निकलती है। ऐसी कुल मिला के 8 नदियां निकलती हैं। लेकिन इसमें जो नीखर नदी और जो कारम नदी है, याद रखिएगा, ये दोनों आगे थोड़ा बहती हैं, फिर आँख में दोनों आपस में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए 8 की जगह इसको क्या कहते हैं? 7.5 कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंदौर में जगह है जाना पाव की पहाड़ी, इसी को कहते हैं 7.5 नदियों का उद्गम स्थल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखें, मध्य प्रदेश का सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? यहाँ बात हो रही है रामसर साइट की, और हम रामसर साइट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं? मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 4। ठीक है, सबसे पहले सन 2002 में बनाया गया था, ठीक है, भोजताल को। भोजताल कहाँ पर? भोपाल में। फिर बनाया गया
अभी हाल ही में सांक्य सागर जो कहाँ पर है, शिवपुरी में। फिर बनाया गया यशवंत सागर और सिरपुर, यानी कुल मिला के ये चारों के नाम लिखे हुए हैं ऑप्शन में, ये चारों के चारों रामसर साइट हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा है, यशवंत सागर है, भोजताल है, सिरपुर है कि सांक्य सागर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे ये तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी साइट है, ये क्वेश्चन बन सकता है 4 साइट हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है इंदौर में स्थित सिरपुर तालाब। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जंगल यानी सबसे अधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। और मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आपके आर्द्र पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसे वन ज्यादा मिलेंगे मध्य प्रदेश में, अधिक घने, मध्यम घने, कम घने या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा एमपी में सबसे बड़ा इलाका जो है वो पर्णपाती वनस्पति का है, डेसिडियस फॉरेस्ट का है, और वो आते हैं मध्यम वनों में। अगर आप बघेलखंड के इलाकों में जाएंगे तो मिलेंगे घने वन। अगर आप मध्य भारत के इलाकों में जाएंगे, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के इलाकों में जाएंगे, चंबल घाटी के इलाकों में जाएंगे तो आपको मिलेंगे कम घने वन। लेकिन जब आप बात करते हैं सतपुड़ा की, जब आप बात करते हैं नर्मदा घाटी की, जब आप बात करते हैं मालवा की, जब आप बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की, बुंदेलखंड के इलाके की, तो एक बहुत बड़े इलाके में आपको मिलता है आपके मीडियम डेंस फॉरेस्ट यानी कम घने वन। तो आंसर क्या आएगा हमारा? कम घने वन इसका सही आंसर होगा। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कम घने वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला है अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश से कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को चीते लाकर बसाए गए? अब देखिए 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। पहला क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए कौन से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए हैं? कुनो पालपुर में। दूसरा, कुनो पालपुर है कहाँ पर? कुनो पालपुर आता है श्योपुर में आता है। कहाँ पर आता है? श्योपुर में आता है। क्लियर है। तारीख भी मालूम होना चाहिए, 17 सितंबर 2022 की बात हो रही है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है किस अफ्रीकी देश से लाए गए हैं। तो अब तो याद हो चुका होगा, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी अपने आप में इतिहास में। हम पढ़ते हैं करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में। याद रखिएगा आंसर क्या आएगा? नामीबिया। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई दो राय होगी भी नहीं आपकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 में मध्य प्रदेश का नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। अभी हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया गया है 2022 में? अब देखिए मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य कितने हो चुके हैं, इसको मिलाकर तो मिलाकर 24 अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कुनो पालपुर अभ्यारण्य नहीं है, वो तो राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? कालीभीत अभ्यारण्य तो पहले से अभ्यारण्य है, सैलाना को डिलिस्ट किया गया है, हटाया गया है। याद रखिएगा सैलाना कहाँ पर है? शिवपुरी में। और यशवंत सागर तो रामसर साइट है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? कर्माछिरी। ये कहाँ पर है? सिवनी जिले में आता है कर्माछिरी। ये अभी हाल ही में इसको नोटिफाई किया गया है वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है बाणसागर बृहद परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऐसी यानी बृहद परियोजना मतलब बाणसागर परियोजना हम जानते हैं कि सोन नदी पर स्थित है, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है ये परियोजना जो है इसमें कौन कौन से शामिल हैं। देखिए ये बृहद परियोजना है, और बृहद परियोजना में कई सारे छोटी छोटी परियोजनाएं शामिल होती हैं। इसमें से टोन्स परियोजना, सिलपरा परियोजना, देवलोंद परियोजना उपरोक्त में से सभी। याद रखिए देवलोंद में तो है ही स्थित है बाणसागर परियोजना, सिलपरा और टोन्स परियोजना रीवा जिले में स्थित है। याद रखिएगा इसका मतलब उपरोक्त सभी, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं किसका पार्ट हैं? बाणसागर परियोजना में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसको बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, लेकिन अब जब तक आपका प्रेस रिलीज का पेपर था तब तक ये अभी हम घटनाक्रम चल रहा था, लेकिन वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है मुख्यमंत्री सम्मान निधि की। तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी राशि मिलती है? अब बहुत से लोगों ने आंसर 2,000 लगा दिया होगा। 2,000 नहीं मिलती है, 2-2 हजार की 2 किस्तें मिलती हैं। तो 2,000 मिलता है एक बार में, लेकिन 2 किस्तों में मिलेगा। यानी कुल मिला के कितनी राशि मिलती है? कुल मिला के 4,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार की 2 राशि दी जाती हैं। अगला है तिरोड़ी और रमा। ठीक है, तिरोड़ी और रमरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पहला है चूना पत्थर, हीरा, मैग्नीज और लोहा अयस्क। अब डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते,
पहले आपको देखना पड़ेगा कि तिरोड़ी और रमरमा है कहाँ पर। तिरोड़ी और रमरमा याद रखिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं बालाघाट में। कहाँ पर आते हैं? बालाघाट में आते हैं। ठीक है, और बालाघाट में कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं भरवेली के इलाकों में आते हैं, याद रखिएगा। और भरवेली क्यों फेमस है? हम सब जानते हैं मैग्नीज के लिए। तो अब बताइए, बड़ा आसान हो गया कि नहीं हो गया आंसर? तो आंसर क्या आएगा? सी, यानी तिरोड़ी और रमरमा का क्षेत्र जो है वो आपके खनिज संसाधन, कौन सा खनिज संसाधन? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध इलाके हैं अपने आप में। चलिए अगला है मुकरता गार्ज। ठीक है, मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? अब देखिए, ज्यादातर मध्य प्रदेश में 3 बड़े महत्वपूर्ण गार्ज हैं। कौन कौन से? एक मुकरता गार्ज है, क्या नाम है? मुकरता। दूसरा एक और महत्वपूर्ण गार्ज है, वो है मंदाता गार्ज है। और तीसरा आता है मार्बल रॉक गार्ज। ठीक है, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण गार्ज हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों गार्ज जो हैं वो एक ही नदी पर स्थित हैं, याद रखिए। एक नदी कौन सी है? वो है नर्मदा नदी पर। तो आंसर क्या आएगा? कौन सी नदी पर आता है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो हमने केवल एक गार्ज नहीं पढ़ा, हमने बाकी 3 भी पढ़ लिए कि मुकरता गार्ज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंदाता गार्ज कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मार्बल रॉक गार्ज किस नदी पर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है, शहरिया विकास प्राधिकरण में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? हम सब जानते हैं कि शहरिया, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल की गई है, शहरिया, बैगा और भारिया जनजाति को। ठीक है, तो शहरिया, बैगा और भारिया जनजाति को अति पिछड़ी जनजातियों में घोषित किया गया है और शहरिया विकास प्राधिकरण बनाया गया है शहरी जनजाति की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए। अब महत्वपूर्ण यही चीज है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जिला शामिल है। तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि शहरी जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं में रहती है, मुख्य रूप से मध्य भारत के पठारी इलाकों में यानी सेंट्रल इंडिया प्लेटू के इलाकों में रहती है। तो ऑप्शन लगाते समय लॉजिक लगाइए कि शहरी जनजाति रहती है उत्तर पश्चिम के इलाकों में। कहाँ रहती है? उत्तर पश्चिम, यानी मध्य प्रदेश को उत्तर पश्चिम मतलब मध्य भारत के पठारी इलाकों में रहती है। तो मध्य भारत के सेंट्रल इंडिया प्लेटू के पठारी इलाकों में अगर रहती है तो उसी इलाकों को शामिल किया गया होगा शहरी विकास प्राधिकरण में। तो हम जानते हैं ग्वालियर है, दतिया है, श्योपुर है, ये सब तो काय में शामिल आते हैं? मध्य भारत के पठारी इलाकों में। लेकिन टीकमगढ़ शामिल होता है बुंदेलखंड में। तो क्या टीकमगढ़ में होगा शामिल? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं भी मालूम है कौन सा नहीं है, इतना तो मालूम है ना कि लोकेशन क्या है। बस आंसर क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा टीकमगढ़। टीकमगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन्स किस जनजाति के का सामूहिक आंदोलन है? अब देखिए, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन्स, अब गोरिल्ला तो हम लोग सुनते हैं गोरिल्ला वॉर होती है, लेकिन ये वॉर से कोई मतलब नहीं है। ये कोई आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन नहीं है। ये पर्यावरणीय आंदोलन है अपने आप में, जिसको शुरू किया था गोंड और कोरकू जनजाति ने। याद रखिएगा, गोंड और कोरकू जनजाति ने, जिसमें सरकारी जो आवास क्षेत्र होते हैं, सरकारी जो आपकी बिल्डिंगें होती हैं, सरकारी जो आपके कार्यालय होते हैं, इसके आसपास फलदार वृक्षों को लगाने के लिए ये मिशन प्रारंभ किया था गोंड और कोरकू जनजाति ने। इसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन्स। अगला आता है 2019-20 के मध्य शिशु मृत्यु दर कितनी थी? अब चाइल्ड जो डेथ रेट है हमारी, मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, IMR कहते हैं। शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो भारत, याद रखिए, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े हमेशा से ज़्यादा ही चिंताजनक रहे हैं। यही कारण है भारत मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में, मातृ मृत्यु दर के मामले में और शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत से लोगों ने इसे भारत का इथोपिया कहा है। जो कंडीशन अफ्रीका में इथोपिया की है, वही कंडीशन इन मामलों में, इन पैमानों पर मध्य प्रदेश की है, याद रखिएगा। इसलिए मध्य प्रदेश को, श्योपुर जिले को, शिवपुरी जिले को इथोपिया भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। तो 2019-20 के मध्य शिशु मृत्यु दर कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये डेटा 2019-20 का है, नया डेटा भी आ चुका है, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन भले ही आला पूछा गया, लेकिन तब तक आपके ये डेटा भी आ चुका है, इसलिए आपको ये भी डेटा मालूम होना चाहिए कि 23-24 में कितनी थी। तो याद रखिए 2019-20 का पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 41.3%। लेकिन ठीक है, 41.3 याद रखिएगा प्रति 1000 बच्चों पर। लेकिन वर्तमान में जो बढ़कर हो चुका है 43, याद रखिएगा। यानी 1000 बच्चों पर 43 बच्चे ऐसे हैं जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। ठीक है, 365 दिन से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको नया डेटा और पुराना दोनों मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, सही बात है, याद रखिए। दूसरा, बुंदेलखंड के पठार विशाल चट्टानों से बना है,
अब देखिए, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, ये तो हम जानते हैं। दूसरा, बुंदेलखंड का पठार बेसाल चट्टानों से बना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बुंदेलखंड का पठार बना है ग्रेनाइट से। बुंदेलखंड का पठार बना है नीस चट्टानों से, याद रखिएगा। तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है बुंदेलखंड का पठार, आपके ना कि बलुआ पत्थर से, या सॉरी ना कि बेसाल चट्टानों से। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 सही है लेकिन 2 गलत है। अब बताइए, 2 सही है, बी मतलब 1 सही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 सत्य है। ठीक है। अगला है, जनवरी माह में कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण में बांटती है? अब समताप रेखा की बात हो रही है, आइसोथर्मल लाइन की बात हो रही है। तो आइसोथर्मल लाइन की अगर बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, तो एक कौन सी थर्मल लाइन है जो मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिण में बांट देती है? ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी ऋतु में? जनवरी महीने की बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर है 21 डिग्री। ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं पैदा होना चाहिए। एग्जाम हॉल में कभी भी ज़्यादा मत सोचिएगा इस विषय में। जब भी समताप रेखा की बात होगी 21 डिग्री लगाइए, और जब भी समवर्षा रेखा की बात होगी 7 सेंटीमीटर को लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया क्वेश्चन, समवर्षा रेखा। तो समवर्षा रेखा की बात हो रही है कि पूर्व और पश्चिम को विभाजित करती है आइसो हाइट लाइन, यानी समवर्षा रेखा। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे कहते हैं आइसो हाइट लाइन। यहाँ हाइट का मतलब ऊंचाई से नहीं, हाइट का मतलब वर्षा की मात्रा से है, यानी वो इलाका जहाँ समान रूप से वर्षा पाई जाती है, समान रूप से एक ऐसे स्थान जहाँ पे समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो बताइए ऐसी कौन सी रेखा है जो मध्य प्रदेश को पूर्व और पश्चिम में बांटती है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है पश्चिम की तुलना में। यही कारण है कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो बारिश की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्लियर है? यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रेखा है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके पश्चिम में जाने पर बारिश कम होती है और इस रेखा को पार करते ही आपके बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं मध्य प्रदेश की आइसो हाइट लाइन, यानी मध्य प्रदेश की समवर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। अब देखिए स्टेटमेंट ध्यान समझिएगा, मालवा के पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है, इसका मतलब काली मिट्टी का क्षेत्र है। हम सब जानते हैं काली मिट्टी को कहते हैं कपास की काली मिट्टी, और कपास से ही बनता है कॉटन यानी सूत, यानी टेक्सटाइल मिल चलती हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ काली मिट्टी होगी वहीं पे कॉटन होगा, वहाँ पे कपास होगा, और जहाँ कपास होगा वहीं पे सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण देखने को मिलेगा। इसका मतलब 1 और 2 क्या है? दोनों ही ऑप्शन सही हैं, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 और बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्लियर? यहाँ तक सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौसर क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? अब देखिए पहली बात तो मालूम नहीं, सौसर की बात हो रही है, और सौसर क्या है? सौसर है धारवाड़ क्रम की चट्टान। कैसी है? ठीक है, सौसर को शामिल करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान में। और जब हम धारवाड़ क्रम की चट्टान में शामिल करते हैं तो सौसर भी शामिल होती है, चिल्पी भी शामिल होती है। ठीक है, दोनों कैसी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती हैं मुख्य रूप से, याद रखिएगा। तो देखिए सागर, भिंड, खंडवा और छिंदवाड़ा, ये 4 बात हो रही हैं, याद रखिएगा। ऐसे पूरा अगर क्वेश्चन निकालना पड़े कि भाई कहाँ मिलेगी, तो चिल्पी मिलती है आपको बालाघाट में, सौसर मिलती है आपको छिंदवाड़ा में। तो आंसर क्या आएगा इसका? छिंदवाड़ा। इसके लिए आपको भूगर्भ सारणिक वाला जो टॉपिक होता है, याद रखिएगा, वो अच्छे से मालूम होना चाहिए। कोड़प्पा रॉक्स क्या होती है, विजावा श्रेणी क्या होती है, धारवाड़ श्रेणी क्या होती है, ठीक है, गोंडवाना श्रेणी क्या होती है, आर्किन श्रेणी क्या होती है, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये समान जानकारी याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का आरोही क्रम जमाइए। अब सबसे कम लिंगानुपात की बात हो रही है। लिंगानुपात मतलब यानी, ठीक है, 1000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या, इसे कहते हैं लिंगानुपात। तो सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? वो है 837। कहाँ पर है? भिंड जिले में आता है, और भिंड के बाद फिर मुरैना में, फिर मुरैना के बाद ग्वालियर, और फिर दतिया में आता है। याद रखिए ये क्रम है। शुरू के टॉप के जो 3 वाले होते हैं याद होना चाहिए आपको। सबसे कम कहाँ पर है? भिंड में। उससे ज्यादा कहाँ पर है? वो है आपके मुरैना में। और उससे ज्यादा कहाँ पर है? उससे ज्यादा है आपके ग्वालियर के इलाकों में। क्लियर है? 837 है भिंड का, 840 है मुरैना का, 864 है ग्वालियर का, ऐसे, और 875 75 समथिंग है दतिया का।
तो जब तक आपको डेटा याद नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा वाले, सबसे कम वाले, टॉप 3 तो आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बुरहानपुर दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? अब देखिए बुरहानपुर की बात हो रही है, बुरहानपुर दर्रे की बात हो रही है। अब बुरहानपुर दर्रे से क्वेश्चन पूछा गया है राजपीपला और महादेव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ग्वालीगढ़ और महादेव, ग्वालीगढ़ और मैकाल, राजपीपला और ग्वालीगढ़। अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है इसका पश्चिमी इलाका कहलाता है राजपीपला, मध्य भाग कहलाता है महादेव और पूर्वी भाग कहलाता है मैकाल रेंज। क्लियर यहाँ तक? जो राजपीपला श्रेणी है ये राजपीपला श्रेणी भी कई पार्ट से बटी हुई है। अखरानी की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी, जरवानी की पहाड़ी, ठीक है, इसके अलावा ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, और आपके बड़वानी की हिल्स, बड़वानी की पहाड़ी, इन कई पार्ट्स में बटी हुई है। और क्वेश्चन पूछा गया है बुरहानपुर दर्रे की बात हो रही है। तो बुरहानपुर दर्रा याद रखिए कहाँ पर है? ये राजपीपला और ग्वालीगढ़ के बीच में आता है, महादेव तक इसका कोई संबंध नहीं, याद रखिए। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजपीपला और ग्वालीगढ़। क्लियर है यहाँ तक? मध्य प्रदेश में आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार भारत की कुल जैविक खेती का, जो आपके याद रखिए जैविक खेती की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मध्य प्रदेश में योगदान कितना है? याद रखिए। तो एमपी में कितना योगदान देता है मध्य प्रदेश पूरे भारत की जैविक खेती में? ये डेटा है 2022-23 का। अब 23-24 का डेटा आएगा, वो भी याद होना चाहिए, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जैविक खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया पूरे इंडिया में हमारे पास ही है, मध्य प्रदेश के पास है, जो लगभग कितना है? जो लगभग 40% का है। ये डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वानिकी योजना परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? अब वानिकी योजना का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण का संरक्षण करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शुरुआत की गई थी सब आपके वानिकी योजना की। तो वानिकी योजना का प्रारंभ हुआ था 1995 में। ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक काम नहीं करेगा क्योंकि 1995 की योजना है, हाल फिलहाल चर्चा में रही होगी, हाल फिलहाल कोई एलोकेशन किया गया होगा बजट को लेकर, इसे चर्चा में आ गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, इस पर ज़्यादा लॉजिक लगा के मत सोचिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। जल जलैया, सीमा कुटी, चित्रंगी गढ़ी मंदिर, नवगढ़, माड़ा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में धार्मिक स्थल हैं? अब देखिए सबसे बड़ी समस्या कब आती है? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में तो समस्या क्या है कि आप पूरे के पूरे भारत के मध्य प्रदेश के क्या इतने जिलों के सभी जिलों के आप धार्मिक स्थल याद रख सकते हैं? संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। आपका एग्जाम वनडे एग्जाम तो है नहीं कि रट्टा मार के बैठे हैं आप, आपको मेंस भी देना है, तो आपका दिमाग थोड़ा लॉजिकल काम करता है, याद रखिए। तो आप लॉजिक लगाएंगे हमेशा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। वनडे के एग्जाम की तरह नहीं पढ़ना है कि रट्टा मार रहे हैं बैठे, ठीक है, दिमाग बंद करके काम नहीं करना है यहाँ पर, याद रखिए पीएससी का एग्जाम है। अब देखिए अगर आपने नहीं भी सुना है जल जलैया, सीमा कुटी, चित्रंगी गढ़ी मंदिर, नवनगर, लेकिन एक टॉपिक आपके सिलेबस में है गुफाएं। मध्य प्रदेश की गुफाएं तो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, मध्य प्रदेश के मंदिर अच्छे से पढ़े होंगे, मध्य प्रदेश में कोई बांध डैम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो भले ही आपको पूरा के पूरा नहीं मालूम है, लेकिन आपको एक जानकारी तो मालूम होगी कि माड़ा की गुफाएं तो हमने पढ़ा होता है। याद रखिए गुफाएं तो बहुत लिमिटेड होती हैं, गुफाएं तो हमने जरूर पढ़ी होंगी। और माड़ा की गुफाएं कहाँ में आती हैं? हम सब जानते हैं कहाँ में आती हैं, सिंगरौली में। तो भले ही बाकी सब नहीं भी मालूम हो, लेकिन एक हिंट मिल गया आपको, एक हिंट मिल गया कि हाँ माड़ा की गुफा तो हमने सिंगरौली पढ़ा हुआ है, लगा दीजिए आंसर, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप, याद रखिए। अगला है, देखिए फिर से वही चीज आ गई, जोगी भड़क, झन्ना टेक, कजरीगढ़ झन्ना, काला कुंड, मेहंदी कुंड, बामनिया कुंड, नखेरी बांध किस जिले में है? अब देखिए क्या इतने सारे धार्मिक स्थल या इतने सारे कुंड याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत संख्या बहुत ज़्यादा है, इतने सारे जिलों में कौन याद रखेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि डैम जो होते हैं, बांध जो हैं या जो गुफाएं हैं, इनकी संख्या लिमिटेड है, इनमें इतनी समस्या पैदा नहीं होती, याद रखिएगा। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या ढूंढनी है? नखेरी। और नखेरी क्या है? अभी हमने पढ़ा भी था, जनापाव पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, इस नदी पर डैम बना हुआ है। और जनापाव पहाड़ी कहाँ पर आती है? महू में आती है, महू काय में आता है, इंदौर में आता है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इंदौर, ठीक है। तो बाकी सब नहीं भी मालूम है, तभी केवल आपने नखेरी बांध से ही आंसर लगा लिया, इसे ही कहते हैं लॉजिक लगाना। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैक्टस गार्डन, ठीक है, विलपांग मंदिर, धरोली मंदिर, त्रिवेणी मंदिर, ठीक है, सेलखड़ी उद्योग। अब आपको कुछ नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं मालूम कि ये कहाँ पर है, लेकिन आपको एक मालूम है कि आपने एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में। आंसर क्या लगा दो? रतलाम। जरूरत ही नहीं है कि बाकी पूरा पढ़ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको डाला गया है टेस्ट सीरीज में कि वो कंफ्यूजन करने के लिए पैदा हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखिएगा। लेकिन हमें लॉजिक लगाना है
ये जरूर नहीं कि हमारे शहर का हर जिले के सारे डेटा याद करते चले। हमेशा कुछ चीज़ों को लॉजिक लगाना सीखिए कि डैम तो फिक्स हैं, गुफाएं फिक्स हैं, अनुसंधान केंद्र फिक्स हैं, याद रखिएगा। उनको पढ़ना, उनको याद रखना ज़्यादा आसान है। लगा दीजिए अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रतलाम में। रतलाम के कारण ये आंसर रतलाम हो जाता है। अगला है घरेलू आपके घुरेल की गुफा, झगोड़ा की गुफा, माचलपुर, नपीरा जल केंद्र, आपके सोठालिया पार्वती घाट निम्न में से किस जिले में है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या होता है, पेपर बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है इतने सारे स्थल कहाँ कहाँ पे आएंगे। लेकिन याद रखिएगा घाट भी सीमित हैं, जैसे आप सुनते हैं, ठीक है, सेठानी घाट, महेश्वर घाट, ठीक है, गौरी घाट सुना होगा, बरमान घाट। तो घाटों की संख्या बड़ी सीमित है। याद रखिए इसमें कौन सा घाट आया है, सोठालिया पार्वती घाट आया है, जो कहाँ पर है, जो राजगढ़ में है। तो आप सारी चीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कुछ हिस्सा तो आपने पढ़ा ही होता है, जो संख्या में कम होता है। अगला है देखिए, राजा नुपुल देव द्वारा निर्मित शारदा मंदिर, ब्रज विसान पैलेस, आल्हा मंदिर, मदीना मंदिर, गोपाल बाग मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, इसमें सारा क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी सुना हुआ है, आपने एक शब्द तो सुना होगा, आलाखंड। आलाखंड सुना है, आला उदल की कहानी सुनी होगी, जगनिक ने लिखा है आलाखंड। आलाखंड कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कहाँ होता है, सतना के इलाके में। सतना में कहाँ होता है, महुआ का क्षेत्र। तो महुआ का बड़ा फेमस रहा है आला उदल। ऐसे में आंसर क्या लगाइए, सतना। खत्म काम, लॉजिक लगाना सीखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तेंदू पत्ते के मामले में मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे आगे है, याद रखिएगा। और तेंदू पत्ता क्या है, तेंदू पत्ता जो बीड़ी इंडस्ट्री होती है, बीड़ी उद्योग का कच्चा माल है। यही कारण है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीड़ी कहाँ बनती है, मध्य प्रदेश में बनती है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और इसका जो मध्य प्रदेश में जो वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया, सबसे पहला फॉरेस्ट कौन सा था, पहला वन कौन सा था, पहला वन भी तेंदू पत्ता है। और कब हुआ, 1964 में, याद रखिएगा 1964 में तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश के बैतूल में किस अंग्रेज को कॉफी की खेती करने का श्रेय जाता है। तो किस अंग्रेज को जाता है खेती कर आपके कॉफी की खेती करने का श्रेय। याद रखिए पहली बात तो ये बैतूल में होती है, ठीक है। और बैतूल में कहाँ होती है, ये भी मालूम होना चाहिए, ये होती है कुकड़ू हिल्स में। कहाँ पे होती है, कुकड़ू हिल्स, याद रखिएगा। इसका श्रेय जाता है बिलफोर्ड और हेड्रिक्स, दोनों को जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा सी, यानी उपरोक्त दोनों। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं बैतूल में कॉफी की खेती तक। ठीक है, ये आंसर बन गया होगा आराम से। पर ये मालूम होना चाहिए, एक क्वेश्चन बन सकता है कि बैतूल के कौन से इलाके में होती है, याद रखिएगा कुकड़ू हिल्स में होती है। अगला क्वेश्चन है, उमरार बांध, चंद्रिया खास, बिरसान देवी मंदिर, चैचपुरा बांध, भमरा बांध, अमलोख हो किस जिले में स्थित है। अब देखिए ऐसे स्थल जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो मालूम होता है, ठीक है। क्या आपने मध्य प्रदेश के सारे जिलों में गए हुए होंगे, क्या सारे जिले घूमे होंगे, नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं अपने आप में। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे बांधा जाए और कैसे इसको समाधान किया जाए। तो देखिए याद रखिएगा, यही कारण है ऐसे में काम आता है लिंक मेथड। लिंक मेथड मतलब कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, कहीं जाके उसको लिंक कर दिया। अब डैम पढ़ा था, डैम पढ़ते समय हमने ध्यान दिया होगा, एक महत्वपूर्ण डैम आता है उमार बांध, याद रखिए उमरार बांध। उमरार बांध कहाँ पर है, ये उमरिया जिले में आता है। बाकी हमें नहीं भी मालूम है तब भी काम चल जाएगा। उमरार बांध कहाँ पर आता है, उमरिया में है। इसलिए सारे स्थल कहाँ पर होंगे, ये सारे स्थल होंगे उमरिया जिले में। क्लियर यहाँ तक, ऐसे ही क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। अगला है, जन भागीदारी आधारित संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को मध्य प्रदेश में किस वर्ष अपनाया गया। तो किस वर्ष अपनाया गया, याद रखिए क्या, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत याद रखिएगा कई सारी वन समितियां बनाई गई, कई सारी वन अनुसंधान को जोड़ने का प्रयास किया गया, एक साथ जन भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया कि बिना जन भागीदारी के आप वन अनुसंधान को लेकर, वन क्षेत्र के विस्तार को लेकर, वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी सहभागिता नहीं होगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यही कारण है कि संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा अपनाई गई ताकि सबको एक साथ जोड़कर काम किया जा सके। तो इसे अपनाया गया था 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको बैजनाथ मंदिर, रत्न सागर, मोती सागर, ठीक है, बगुलामुखी मंदिर, दादी सती मंदिर, सोमेश्वर मंदिर आदि पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन अगर जब आते हैं तो पेपर तो ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि आपने बहुत सी चीजें नहीं सुनी होंगी। याद रखिएगा
लेकिन इसमें महत्वपूर्ण याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण मंदिर है दादी सती मंदिर। सती जो अभिलेख है, सती याद रखिएगा, सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से, जो सागर के एरण से प्राप्त हुआ है। लेकिन दादी सती मंदिर बड़ा फेमस मंदिरों में से एक है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही अलग यूनिक मंदिर हो जाता है, अलग से हटके मंदिर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में जब आंसर आता है तो ये भले ही आपने बाकी सब नहीं सुने होंगे, लेकिन दादी सती मंदिर आपने सुना होता है। आंसर कहाँ आएगा? आंसर है इसका आगर मालवा। तो आगर मालवा में ये मंदिर स्थित है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा मध्य प्रदेश में कहाँ है? पहली बात तो ये केंद्रीय आलू अनुसंधान है कहाँ पर? केंद्रीय आलू अनुसंधान है कुफरी। कुफरी कहाँ पर आता है? शिमला में। कहाँ पर है ये? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की कुफरी में है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसकी एक शाखा स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थापित की गई है? वो है ग्वालियर में। तो आपको दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक तो आपको ये मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और ये भी मालूम पड़ा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये शिमला के कुफरी में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। अगला है नमामि देवी नर्मदे योजना का प्रारंभ कब किया गया? नमामि देवी योजना का प्रारंभ कब हुआ है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 148 दिन की यात्रा होती है, याद रखिएगा, और 16 जिलों से गुजरी थी। ये यात्रा शुरू हुई थी 11 दिसंबर 2016 को। 148 किलोमीटर की यात्रा, ये शुरुआत होती है अमरकंटक से, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये आती है आपके गुजरात तक। तो ये पूरी यात्रा है अपने आप में, एक लंबी यात्रा है अपने आप में, तो एक ही जटिल यात्रा मानी जाती है, कठिन यात्रा मानी जाती है। 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुई थी। अगला है फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला, ठीक है, जिला गुना में किस देशों के सहयोग से स्थापित किया गया? फर्टिलाइजर कारखाना, अब आपने सुना होगा फर्टिलाइजर कारखाना, उर्वरक कारखाना, लेकिन इस उर्वरक कारखाने को कहते हैं एनएफएल, यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 1987-88 में स्थापित हुआ था। ये स्थापित हुआ था इटली और अमेरिका, इन दोनों के सहयोग से। तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित हुआ था। ये गुना के विजयपुर में स्थित है। भारत सरकार का कारखाना है, इसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर माउथ फिश का संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो पहले देखिए सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। मालूम पड़ा हमने जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दिए और हमने देखा ही नहीं कि गलत पूछा गया था कि सही पूछा गया है। तो पहले तो मालूम पूछिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन गलत है। अब देखिए शकर माउथ फिश की बात हो रही है। शकर माउथ फिश के बारे में पहले जानकारी आपको दी गई है। नंबर 1 कहा गया है कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली मछली है, ये तो सही बात है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरा, ये मछली जलीय परितंत्र के लिए खतरा है, सही बात है, क्योंकि ये बाकी मछलियों को जल्दी भक्षण करती होगा, जल्दी खा जाती है। यही कारण है बाकी मछलियों को ये पनपने नहीं देगी, इकोसिस्टम की फूड चेन को बर्बाद कर देती है। तीसरा, ये मध्य प्रदेश के सिंध जिले में पाई जाती है, सिंध नदी में पाई जाती है। और चौथा, याद रखिए, ये मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी में पाई जाती है। तो याद रखिए सिंध नदी में मिलती है, काली सिंध में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल 4, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 4 ये गलत है। ये मछली सिंध नदी में पाई जाती है, काली सिंध में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा केवल 4। अगला है राजीव सागर परियोजना किस नदी पर है? तो पहली बात तो राजीव सागर परियोजना की बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अब बताइए चंबल नदी में महाराष्ट्र शामिल होगा? नहीं होने वाला। चंबल तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। बावनथड़ी, शिवना और नर्मदा, नर्मदा नदी है, महाराष्ट्र भी जाती है, लेकिन नर्मदा से इसका कोई संबंध नहीं है। राजीव सागर परियोजना जो नदी है, परियोजना है, ये कहाँ पर आती है? ये आती है बालाघाट में। कहाँ पर आती है? ये परियोजना है बालाघाट में। क्लियर है? और बालाघाट में ये परियोजना चलती है बावनथड़ी नदी पर। कहाँ पर चलती है? बावनथड़ी नदी पर चलती है। और ये बावनथड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? ये है बैनगंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा की सहायक नदी है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजीव सागर परियोजना कहाँ पर है? बावनथड़ी नदी पर है। क्लियर है यहाँ तक? तो बाकी ऑप्शन भी मालूम पड़े आपको, ये परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, कौन से जिले में है, ये भी जानकारी मिल गई। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई? अब देखिए अनूपपुर जिले की बात हो रही है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात हो रही है।
इसका मतलब ये काय पे डिपेंड है, कोयले पे डिपेंड है। याद रखिए अमरकंटक से कोयला अच्छा खासा प्राप्त होता है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन में तो याद रखिए कुछ क्वेश्चन पीएससी में हमेशा से आते रहे हैं, वो सीधा सीधा ईयर पूछे जाते हैं, सन पूछे जाते हैं। यही कारण है कि हमने भी अपने टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन को शामिल किया है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जिस पैटर्न को पीएससी फॉलो करती है। आंसर क्या आएगा? 1965। इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इतनी परियोजना चल रही हैं, हाल फिलहाल चर्चा में रही होती है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया? बारहसिंगा क्या है हमारा? राजकीय पशु, ये तो मालूम ही है, हमें याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा मिलता है ये आपको कान्हा किसली में। कहाँ मिलेगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी बारहसिंगा को क्या बनाया गया है? शुभंकर बनाया गया। किसका शुभंकर बनाया गया? मैस्कॉट बनाया गया आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर बनाया गया। जिसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया भूर सिंह। अब देखिए केवल क्वेश्चन एक ही नहीं होता, उस क्वेश्चन से कई सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बारहसिंगा से देखिए 3 क्वेश्चन तो वैसे ही बन गए। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकीय पशु कब घोषित किया गया? तो राजकीय पशु घोषित किया गया था जब मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए थे। और 25 वर्ष कब पूरे हुए? 25 वर्ष पूरे हुए 1 नवंबर 1981 को। इसी दिन याद रखिए राजकीय पशु घोषित किया गया बारहसिंगा को। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग कहाँ पर है? अब याद रखिए सबसे बड़ी सुरंग की बात पूछी जा रही है। सबसे लार्जेस्ट टनल कौन सी है? तो याद रखिए ऐसी याद रखिएगा, पहली बात तो अटल सुरंग, अटल सुरंग मध्य प्रदेश में नहीं आती। ठीक है। दूसरा छुइया घाटी सुरंग, छुइया घाटी सुरंग रेल सुरंग है, सड़क सुरंग नहीं है। और तीसरी है मोहनिया सुरंग। मोहनिया सुरंग ऐसी सुरंग है जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो रीवा को जोड़ती है सीधी से। तो रीवा और सीधी के बीच में आती है ये सुरंग, इसका नाम क्या है? मोहनिया सुरंग। तो आंसर क्या आएगा? मोहनिया सुरंग। अब मोहनिया सुरंग से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला जानकारी तो ये कि रीवा और सीधी के बीच में स्थित है। दूसरा ये इसकी जो लंबाई है लगभग 2.28 किलोमीटर है, 2.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीसरा क्वेश्चन ये सड़क सुरंग है जो नेशनल हाईवे 39 से गुजरती है, नेशनल हाईवे 39 से गुजरती है। तो मोहनिया सुरंग से देखिए 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। कौन कौन से जिलों को जोड़ती है, किलोमीटर कितना है, और कौन से नेशनल हाईवे से ये पास होती है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो भी मनरेगा जो मजदूर हैं, मनरेगा श्रमिक हैं, इनकी सहायता से ठीक है किसान के घर से लेकर उसके खेत तक सड़कों का निर्माण करने को लेकर योजना प्रारंभ की गई थी। ये कहलाती है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, यानी खेत को काय से जोड़ देना, सड़कों से जोड़ना, ताकि ये किसान अपना खेत तक आसानी से पहुंच सके। ये योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2014 को। योजना वाले चीज़ों में हमेशा कोशिश कीजिए कि हाल फिलहाल की 5 से 6 साल पुरानी, 8 साल पुरानी योजनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो चर्चा में बनी रहती हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से मालूम पड़ा 1 जनवरी 2014 इसका सही आंसर है। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग। अब देखिए वहाँ बात कौन सी आ रही है? रेल सुरंग। मोहनिया कैसी है? सड़क सुरंग है। अब बात आ रही है रेल सुरंग की, और सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है, 3.38 किलोमीटर लंबी है। याद रखिए जो कहाँ पर है, इसे कहते हैं छुइया घाटी सुरंग, जो रीवा से सीधी के बीच में है। क्लियर है? याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे लंबी सुरंग है, लगभग 3.38 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये अकेडमी बनी है 2018 में। याद रखिए एक ऑटोनोमस संस्था है, स्वायत्त संस्था है अपने आप में ये अकेडमी। याद रखिए कैसी संस्था है? एक स्वायत्त संस्था है, और ये है आपके भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। तो आंसर क्या आएगा? बी, भोपाल। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कब बनी थी? 2018 में बनी थी। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला तो सिंह आपके उज्जैन में लगता है। गोटमार का मेला, कार्तिक मेला की कदम का मेला? अब देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आंसर क्या आएगा? गोटमार का मेला लगता है जाम नदी के किनारे। कहाँ लगता है? जाम नदी। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। बड़ा ही कई बार मामला हो चुका है, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। बड़ा ही हिंसात्मक होता है अपने आप में, लेकिन एक परंपरा का पालन करते हुए ठीक है ये मेला आयोजित होता है जाम नदी के तट पर। लेकिन अब देखिए यहाँ पे छिंदवाड़ा आ रहा है, और ये गोटमार परंपरा चलती है पाडुन्ना में, और पाडुन्ना नया जिला घोषित किया जा चुका है। मेहर, सतना से अलग हटके मेहर नया जिला घोषित किया गया है,
और छिंदवाड़ा से अलग हटकर पाडुना को नया जिला बनाया गया। ये तो मालूम ही है आपको। इसका मतलब थोड़ा सा आंसर ये चेंज हो जाएगा, अब ये पाडुना में आएगा। क्लियर यहाँ तक? ये मालूम पड़ा गोटबार मेला के बारे में। महूगंज जिले में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, यहाँ से भूल जाओ कहाँ पर है, ये तो मालूम है ना कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, वो है बहुटी जलप्रपात। और ये जलप्रपात कहाँ पर है, नया जिला कौन सा है, महूगंज। पहले काय में आता था, रीवा में, और रीवा से अलग हटके नया जिला बनाया गया है महूगंज, याद रखिएगा। ये जो जलप्रपात है ये है 198 मीटर ऊंचा। और कौन सी नदी पर है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आता है सेलर नदी पर। कौन सी नदी पर आता है, सेलर नदी पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है प्रदेश का पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है, बताइए कहां से। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग की बात हो रही है। अगर हम एमपी की बात करें, ठीक है, इसी को समझिए, ठीक है। ठीक है, जब एमपी की बात हम करते हैं तो मध्य प्रदेश का मानचित्र से इस चीज को जल्दी समझ में आ जाएगा आपके ये बात क्यों हो रही हो। किसी ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये सामान्य सा मैप है मध्य प्रदेश का एक, याद रखिए। ऐसे में क्वेश्चन में जब आता है पेपर में तो क्या होता है, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, अरब सागर से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग मतलब याद रखिए बघेलखंड का पठार, बालाघाट का इलाका, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। तो बताइए पूर्वी भाग में वर्षा कहाँ से हो रही है, क्या अरब सागर की शाखा से हो रही है? नहीं, यहाँ से किससे वर्षा हो रही है, ये हो रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्लियर यहाँ तक? यहाँ से आपके केवल मैप से देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो अरब सागर के मानसून से होगी? नहीं होगी। हिंद महासागर से नहीं होती। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है मध्य प्रदेश के, याद रखिए, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलूमार और कलुम्बे शिखर कहाँ स्थित है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लगता है टफ, याद रखिए टफ है नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि याद रखिए कलूमार और कोलंबे शिखर जो है इसी को हम लोग कहते हैं सद्भावना शिखर। क्या कहते हैं? सद्भावना शिखर कहते हैं। इसी को हम कहते हैं गुडविल चोटी, गुडविल शिखर कहते हैं। और ये गुडविल सद्भावना शिखर है क्या? ये शिखर है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिए। इसी को कहते हैं, कहाँ पर है ये? दमोह में आता है। तो जब गुडविल और सद्भावना शिखर को ही कलूमार और कोलंबे शिखर कहते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका दमोह। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मृदा और उनके उपनाम अदर नेम पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, सही बात है, रेगुर मिट्टी कहते हैं। कपासी काली मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चेरनोजम सॉइल भी कहते हैं, चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है? दूसरा लाल पीली मिट्टी, इसको डोरसा मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और चलका मिट्टी भी कहते हैं। तीसरा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, सही बात है। और लेटराइट मिट्टी, इसे लाल भूरी मिट्टी भी कहते हैं। इसका मतलब चारों ऑप्शन क्या है? इसका मतलब चारों ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आएगा? चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलिखित नहीं है, कौन सा मैच नॉट मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा कॉलम मैच नहीं करता। तो चिल्पी बालाघाट में, सौसर छिंदवाड़ा में, सकोली रीवा में। अभी हमने पढ़ा भी था, सौसर वाला क्वेश्चन आया था छिंदवाड़ा में, याद रखिएगा। ये सब चीजें क्या है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, याद रखिएगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक कहलाता है सौसर, ठीक है, एक कहलाता है चिल्पी और एक कहलाता है आपका सकोली। ठीक है, सकोली। जो सौसर है वो कहां पर आता है? सौसर आता है छिंदवाड़ा में। कहां पर आता है? छिंदवाड़ा में। चिल्पी कहां पर आता है? चिल्पी आता है बालाघाट में। कहां पे आता है? बालाघाट में। और सकोली आता है जबलपुर में, ना कि रीवा में। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है, सकोली। सकोली गलत है, याद रखिएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखरानी की पहाड़ियां स्थित हैं कैमूर में, भांडेर में, मध्य भारत में या सतपुड़ा में? याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया मध्य प्रदेश में, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला में भी कई सारी पहाड़ियां हैं, अखरानी है, बड़वानी है, असीरगढ़ है, ग्वालीगढ़ है, याद रखिएगा। तो इसमें से महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से एक है अखरानी की पहाड़ी। अखरानी की पहाड़ी किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है, ना कि कैमूर, ना कि भांडेर और ना ही मध्य भारत के इलाके में। आंसर क्लियर है यहाँ तक?
ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बनाना पड़ेगा मैप, और मैप पर ही चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ऐसी चीज़ों को आप लिख नहीं सकते। अगला है आर्यन समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? आर्यन समूह का मतलब क्या होता है? ऐसी चट्टानें जो जलीय चट्टानें होती हैं, जो अवसादों से बनी होती हैं, याद रखिएगा। और ये कौन सी चट्टानें हैं? गोंडवाना सेल की चट्टानें। गोंडवाना सेल की चट्टानों में हमें अवसाद ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है, इस इलाकों में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कहते हैं ना कोयला मिलता है। कोयला क्या है? अपने आप में जीवाश्म ईंधन है, यानी यहाँ पे जीवाश्मों का अवसादों का निक्षेपण अधिक हुआ है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आर्य समूह की चट्टानों के में किस रूप में पाई जाती हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्य समूह की चट्टानों की विशेषता क्या होती है। अगर आपको आर्य समूह की चट्टानों की विशेषता मालूम है, आप डायरेक्ट सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे। आपको जरूरत ही नहीं पीछे फंसने की कि सौसर है, संकोली है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, आर्य समूह की चट्टानें नहीं होती हैं। लमेटा सीरीज, बाघ सीरीज, ये कुड़प्पा समूह की चट्टानें होती हैं। बस यहाँ से बेसिक समझ में आ जाए आपको कि भाई बेसिक से क्वेश्चन कैसा आ रहा है, बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। यही कारण है कि पीएससी में देखिए डेटाबेस किसी मतलब का नहीं होता। बहुत से लोग केवल डेटा पढ़ते रहते हैं, डेटा से क्या कर लेंगे आप? ठीक है, 30-35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डेटा काम नहीं आता, यहाँ पे काम आता है कॉन्सेप्ट, अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रिस्फेरो पद्धति किससे संबंधित है? रिस्फेरो पद्धति वहां अपनाई जाती है जब ज्यादा बारिश हो जाए या बहुत कम बारिश हो, दोनों ही कंडीशन में रिस्फेरो पद्धति अच्छी मानी जाती है। और मध्य प्रदेश में इसे अपनाते हैं सोयाबीन के किसान। तो सोयाबीन उगाने वाले किसानों के द्वारा रिस्फेरो पद्धति को अपनाया जाता है, जो अतिवृष्टि की स्थिति हो या बहुत कम वर्षा हो, दोनों ही कंडीशन में फसल की पैदावार को बढ़ाती है। ये पद्धति यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती? अहिल्या, अलंकार, इंदिरा, ये तीनों ही सोयाबीन की प्रजाति हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मालूम है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन का जवाब या तो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, या आपको 3 मालूम है, चौथा मालूम है कि नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम नीलम क्या है, हमें लेकिन ये मालूम है कि अहिल्या, अलंकार, इंदिरा क्या है। अगर हमारे पास अहिल्या, अलंकार, इंदिरा हमें मालूम है, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही सोयाबीन की किस्में हैं। तो अगर नहीं भी मालूम है नीलम, तब भी आंसर क्या लगाएंगे? तब भी हम आंसर लगा देंगे नीलम। क्यों? क्योंकि ऐसे कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। बहुत से जवाब आपको ऐसे ही प्रोसेस से मिलते हैं, ऐसी ही क्रिया से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? अब देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? नया नाम है रानी कमलापति। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहते हैं, नया नाम इसका ये है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हबीबगंज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भोजपुर, श्यामला हिल्स, संत हिदाराम। संत हिदाराम तो याद रखिए बैरागढ़, जो बैरागढ़ रेलवे स्टेशन है भोपाल में, उसका नया नाम है संत हिदाराम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आंसर क्या आएगा? शाहपुर रेलवे स्टेशन। शाहपुर रेलवे स्टेशन का जो नाम है, वो उसका नाम ट्रांसफर किया गया किस नाम में? हबीबगंज। और बाद में हबीबगंज का नाम चेंज किया गया अभी पिछले साल, और नाम रखा गया रानी कमलापति। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन बन गए। ये तो सबको मालूम है कि हबीबगंज का नया नाम क्या है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमारी टेस्ट सीरीज में ज़्यादा प्रमुखता से शामिल किया गया, ताकि कंफ्यूजन भी मालूम पड़े कि हाँ पीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। याद रखिएगा, तो है तो डेटाबेस क्वेश्चन, लेकिन डेटाबेस क्वेश्चन को भी थोड़ा अवधारणा के साथ पूछा गया है। क्लियर यहाँ तक? अगला आता है, कैमूर श्रेणी किन 2 नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? बड़ा आसान सा टॉपिक है अपने आप में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसलिए इसको शामिल किया गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आज के पेपर में, थोड़े से लॉजिकल वाले, जहाँ पे आपकी मैप की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पर केवल डेटाबेस पढ़ने से काम नहीं चलता, जहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को मैप पर पढ़ा हो, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा ये क्वेश्चन केवल डेटा पढ़ने से सॉल्व नहीं होने वाला। याद रखिए, क्वेश्चन क्या है? कैमूर श्रेणी किन 2 नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? इसके लिए आप थोड़ा सा एक छोटा सा मैप देख लीजिए। ठीक है, बड़ा इससे क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें देखिए आसान हो जाता है टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इस इलाके में देखें तो ये इलाके में देखिए सारी नदी आ रही हैं। ये जा रही है चंबल, और चंबल कहाँ जा रही है? ये जा रही है यमुना नदी में जाके मिलती है। चंबल कहाँ जाके मिलती है? यमुना नदी में। ये कौन सी नदी है? ये है आपकी चंबल नदी। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण क्या पूछा गया है? ठीक है, कैमूर श्रेणी की बात हो रही है, और कैमूर श्रेणी कहाँ पर है? कैमूर श्रेणी है इस तरीके से। ठीक है, विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है कैमूर श्रेणी। ये कैमूर श्रेणी की बात हो रही है। ये कौन सी इलाका है? कैमूर श्रेणी का इलाका है। अब इसी के नीचे एक और नदी बहती है, प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। यहाँ से निकलती है अमरकंटक से सोन नदी, और सोन नदी कहाँ जा रही है? ये जा रही है गंगा नदी में। कहाँ जा रही है? गंगा नदी में। क्लियर यहाँ तक? याद रखिए, यमुना नदी जाके मिल जाएगी किसके साथ? प्रयागराज में गंगा नदी के साथ।
और सोन नदी जाके मिलती है पटना नदी में। ठीक है, पटना में जाके मिलेगी गंगा नदी में सोन नदी। कौन सी नदी है ये है सोन नदी। अब देखिए, ये है पूरा का पूरा चंबल का अफवाह तंत्र, ये है सोन का अफवाह तंत्र। तो इनके बीच में कौन आ गया? इनके बीच में आ गई कैमूर श्रेणी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सोन और आपके यमुना के बीच में। तो आंसर क्या आएगा? यमुना और सोन। क्लियर हुआ? तो चीजें देखिए यहीं से क्लियर होती हैं। इन चीजों को आप डेटा नहीं पढ़ सकते, इनको आपको तरीके से मैप बनाकर ही समझना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वेस्ट टू ईस्ट जमाना है, वेस्ट टू ईस्ट जमाना है। पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति दर्शाने वाला क्रम जमाइए। कौन सा सही क्रम है? सतपुड़ा श्रेणी की बात हो रही है, पश्चिम से पूरब जमाना है। बड़वानी, महादेव, मैकाल। ठीक है, महादेव, बड़वानी, मैकाल, महादेव, मैकाल, बड़वानी, मैकाल, महादेव, बड़वानी। ये तो हम जानते हैं कि सबसे पूरब में कौन सा है? सबसे पूरब में है मैकाल। मैकाल के ठीक पीछे मध्य में कौन सा आता है? महादेव आता है। और महादेव के पश्चिम में कौन सा आता है? राजपीपला आता है। और राजपीपला में कई सारी श्रेणियां आती हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण श्रेणी है बड़वानी। पढ़ा था हमने बड़वानी हिल्स के बारे में, याद रखिएगा। तो सबसे ईस्ट वेस्ट में कौन सी है? बड़वानी, सॉरी राजपीपला। और सबसे ईस्ट में कौन सी है? मैकाल। लेकिन राजपीपला तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन याद रखिए क्या है? बड़वानी तो शामिल है। आंसर क्या आएगा? बड़वानी, महादेव और मैकाल। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये क्वेश्चन केवल मैप से ही सॉल्व हो सकता है, अगर आपको मैप को अच्छे से पढ़ा है तो। अगला है बिजूरी सगड़ाखड़ किस जिले में स्थित है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है बिजूरी सगड़ाखंड किस जिले में स्थित है? तो बिजूरी सगड़ाखंड जो महत्वपूर्ण इलाका है वो है कोयले का क्षेत्र है। किसका इलाका है ये कोयला क्षेत्र है अपने आप में। याद रखिए किसका क्षेत्र है ये कोयला क्षेत्र है अपने आप में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर आता है? वो है सोहागपुर। कहाँ पर है? शहडोल में। उसी इलाके में आता है बिजूरी सगड़ाखंड। यानी आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा शहडोल। इसके लिए आपको माइनिंग इलाके वाले टॉपिक में केवल ये नहीं पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कोयले में कौन सा स्थान है, ये नहीं पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो बड़ा आसान टॉपिक हो जाता है। ये भी पढ़ना है कि माइनिंग इलाके कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, मलाज खंड पढ़ना है, भारवेली पढ़ना है, इलाके पढ़िए। याद रखिएगा इलाके जरूरी है पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जा रहा है, इसमें कौन सा शहर या स्थान शामिल है? स्टेट कैपिटल रीजन आपने सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर। कहते हैं ना दिल्ली में एनसीआर बोलते हैं, बार बार एनसीआर में रहते हैं हम। तो एनसीआर मतलब दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ठीक है, गुड़गांव है, गुरुग्राम है, ये इलाका कहलाता है एनसीआर। ऐसे ही मध्य प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन यानी आपके स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर की कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और एससीआर डेवलप किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसके आसपास के इलाकों से जोड़कर एक एससीआर बनाया जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शामिल इसमें होगा। याद रखिएगा, तो भोपाल तो शामिल होगा ही होगा। भोपाल, सीहोर, मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, ये चारों के चारों शामिल हैं किसमें? एससीआर में। क्लियर है यहाँ तक? ये चारों के चारों शहर शामिल, भोपाल तो शामिल है ही, भोपाल के साथ साथ सीहोर भी शामिल है, 40 किलोमीटर दूरी तो है वो सीहोर। इसके अलावा मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है अपने आप में, अब्दुल्लागंज महत्वपूर्ण इलाका है अपने आप में। ये चारों शहरों को मिलाकर बनाया जाएगा एससीआर। अगला है मैग्नीज अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जाता है? अब देखिए मैग्नीज के मामले में बात करें तो इंडिया का 50% मैग्नीज किसके पास है? हमारे पास है, मध्य प्रदेश के पास है। और किसको एक्सपोर्ट करेंगे हम? जर्मनी को करते हैं, ब्रिटेन को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, क्योंकि मैग्नीज का इस्तेमाल होता है काय में? स्टील बनाने में, इस्पात बनाने में इस्तेमाल होता है मैग्नीज का। याद रखिए ऑप्शन क्या आएगा? उपरोक्त सभी, हम सभी को करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है? बात किसकी हो रही है? कोयला क्षेत्र की। मैंने भी क्या बताया था, अभी आया था, देखिए बिजूरी वाला इलाका। तो जो भी कोयला क्षेत्र है, खनिज संसाधन है, इसके उत्खनन क्षेत्र भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसके माइनिंग इलाके भी अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो बात हो रही है कौन सा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है? आंसर क्या आएगा? पेंच कोयला, जोहिला, पाथरखेड़ा या मोहपानी। याद रखिए इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जोहिला, वो कहाँ पर आता है? वो शहडोल में आता है। ठीक है, पेच कहाँ पर आता है? छिंदवाड़ा के इलाकों में आता है। क्वेश्चन पूछा गया है बैतूल, और बैतूल में कौन सा इलाका लिखा है? पाथरखेड़ा। और पाथरखेड़ा काय में आता है? सारणी में। और सारणी में क्या बना हुआ है? सारणी में है ताप विद्युत केंद्र, जहाँ पे कोयला मिलता है पाथरखेड़ा से। और सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बैतूल में आता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा पाथरखेड़ा। तो भले ही आपने कुछ सुना पढ़ा, कहीं और कुछ चीज के लिए पढ़ा था, आपने पढ़ा था सारणी के पाथरखेड़ा के बारे में पढ़ा था, ताप विद्युत केंद्र के बारे में पढ़ा था,
लेकिन उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके, उसी डेटा का इस्तेमाल करके अपने अपने आंसर को इस्तेमाल लगा दिया। तो कुछ चीज़ों को देखिए ऐसे ही कहते हैं लिंक मेथड, कि पढ़ा किसी और चीज़ के लिए था, आंसर कहीं और लगा दिया हमने। क्लियर है? इसी को लॉजिक लगाना कहते हैं। अगला है, किस नदी का अफवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है? अब छप्पन का मैदान है राजस्थान में, याद रखिएगा। और यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश से नदी गुजरती है, धार जिले से निकलती है, उसका नाम है माही नदी। तो धार जिले के सरदारपुर से नदी निकलती है माही नदी। माही नदी जाती है मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से जाती है गुजरात, और गुजरात में जाके खम्बाती खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो जो इलाका राजस्थान में जो पार करती है, उस इलाके में जो मैदानी इलाका है उसे कहते हैं छप्पन का मैदान। आंसर क्या आएगा? माही नदी। तो माही नदी के बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी है? अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज नदी है, याद रखिए। सुपर इम्पोज मतलब बहती हुई आ रही है। और इम्पोज कैसे होता है? कोई व्यक्ति अपने आप से अपने जो छोटों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपने छोटों को दबा के रखता है। ऐसी ही नदी कहलाती है, इम्पोज करती है नदियां भी। तो जो बहती हुई आ रही हैं और अपने निचले वाले इलाकों में और ज़्यादा मात्रा में कटाव करती हैं, और ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इम्पोज करती हैं अपने आप को, अपना दबदबा दिखाती हैं, ऐसी नदियों को कहते हैं हम सुपर इम्पोज रिवर, यानी अध्यारोपित नदी। अब कौन सी नदी इसमें ऐसी बताइए? सोन नदी है, माही है, चंबल है, कि नर्मदा है? हम सब जानते हैं चंबल ने क्या किया है, अब नाली का अपर्दन किया है, गली इरोजन किया है, ज़्यादा इम्पोज करती है अपने आप को। याद रखिए, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा चंबल नदी। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? ये अभी करंट का क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये करंट के क्वेश्चन में से है। 6 टाइगर रिजर्व हैं, 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का। यह है वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है? ये आता है दमोह जिले में। कहाँ पर आता है? दमोह डिस्ट्रिक्ट में। ये एक और क्वेश्चन बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, कोलार परियोजना किस जिले में है? अब देखिएगा, बहुत से जो भोपाल वाले होंगे वो गलत क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि कोलार के यहाँ पे इलाके का नाम है कोलार, लेकिन कोलार परियोजना जो है कोलार नदी पर है, याद रखिएगा। और कोलार नदी सहायक नदी है नर्मदा की, याद रखिएगा। क्लियर है? और कोलार के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कोलार परियोजना है कहाँ पर? तो जो लोग भोपाल के, उनके हिसाब से तो भोपाल में ही चल रहा है कोलार, गलती हो जाएगी पेपर में, याद रखिएगा। ये आती है सीहोर में। आंसर क्या आएगा? सीहोर। तो कोलार परियोजना कहाँ चलती है? सीहोर में चलती है। भले ही इलाका, कोलार का इलाका बहुत बड़ा इलाका है भोपाल में। लेटेराइट मिट्टी का भूरा सफेद रंग किस तत्व के कारण होता है? जो लेटेराइट मिट्टी होती है, इसका जो भूरा रंग होता है वो किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नहीं, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी का रंग काला होता है, ब्लैक होता है। ठीक है। केओलिन, फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। नाइट्रोजन के कारण मिट्टी का रंग थोड़ा सा भूरा होगा, लेकिन ऐसा भूरा नहीं होगा कि भूरा सफेद रंग का हो जाए। यहाँ बात की जा रही है भूरा सफेद रंग, और भूरा सफेद रंग होता है जब मिट्टी में, याद रखिए, क्या हो? जब मिट्टी में चीनी की मात्रा ज्यादा हो, चीनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो, इसे कहते हैं केओलिन। तो आंसर क्या आएगा? केओलिन। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन है, कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ग्रिड क्षेत्र में शामिल है। अब यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आया, ग्रिड क्षेत्र क्या होता है? याद रखिए, जिन लोगों ने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अच्छे से तैयारी की होगी, उनको जल्दी समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं टॉपिक में, एग्रीकल्चर में, एमपी वाले वो क्या करते हैं, हम केवल डेटाबेस पढ़ लेते हैं कि चने में कौन आगे है, सरसों में कौन सा आगे है, अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम कृषि को जलवायु के हिसाब से पढ़ते हैं और कृषि मंत्रालय के हिसाब से वर्गीकरण पढ़ते हैं मेंस में, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। जब बात कर रहे हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की, तो कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से मध्य प्रदेश को बांटा गया है 11 भागों में। उन 11 भागों में से जो चंबल का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है, उसे शामिल करते हैं ग्रिड क्षेत्र में। और मध्य भारत का पठारी क्षेत्र काय में आता है? उत्तरी इलाकों में आता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा उत्तरी मध्य प्रदेश। क्लियर है? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मैप पर पढ़ना पड़ेगा। जैसे बालाघाट का इलाका आता है छत्तीसगढ़ के मैदान में, याद रखिएगा। ऐसे एक और क्षेत्र आता है कैमूर सतपुड़ा क्षेत्र, एक आता है छत्तीसगढ़ का पठारी क्षेत्र, एक आता है विंध्य क्षेत्र, एक आता है झाबुआ का पर्वतीय पठारी क्षेत्र। ऐसे कुल मिला के 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को। उसमें से एक महत्वपूर्ण पार्ट है ग्रिड क्षेत्र, जो आता है मध्य भारत में, यानी आपके उत्तरी दिशा में। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? याद रखिए, यहाँ पे सकल उत्पादन की बात हो रही है, ग्रॉस प्रोडक्शन की बात हो रही है, टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। कुल उत्पादन की बात करेंगे तो तीसरा स्थान है, लेकिन सकल उत्पादन की बात करेंगे, ग्रॉस प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा चौथा। तो पहले ध्यान समझिए, सकल उत्पादन की बात हो रही है कि कुल उत्पादन की बात हो रही है।
अगला है, भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये क्या है अपने आप में, इसको पहले समझिए। आंसर आएगा 11 सितंबर। लेकिन 11 सितंबर को जानने से पहले जरूरी है कि पर्यावरण मंत्रालय ने ये क्यों शुरू किया है। ये याद रखिए, ये वो अपने आप में वो दिवस है, शहीद दिवस। ये वो दिवस है जब लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ये वो उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन लोगों ने पर्यावरण के लिए अपने होते ना विकास से धन जन धन सब कुछ लगा दिया, ठीक है, अपने पूरा जीवन अर्पण कर दिया। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपने नाम सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई का, जिन्होंने अपने बच्चों तक को बलिदान कर दिया था पर्यावरण संरक्षण के लिए खिचड़ी आंदोलन के दौरान राजस्थान में, याद रखिएगा। तो ऐसे लोगों के सम्मान के लिए, ऐसे जो प्रतिभाएं इनके सम्मान के लिए शुरू किया गया है उनकी याद में 11 सितंबर को। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य प्रदेश में सनी लोक और नाग लोक ये कहाँ डेवलप की जाएंगे, कहाँ प्रस्तावित हैं? आजकल देखिए अभी शुरू हुआ था, ठीक है, आपने देखा होगा सलकनपुर देवी का मंदिर बन रहा है, देवी लोक बनने वाला है। महालोक में महालोक बन रहा है, महाकाल में महाकाल या महालोक बना है, याद रखिएगा। ऐसे कई सारे धार्मिक लोक बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। दतिया में बन रहा है, पीताम्बरा लोक बन रहा है दतिया में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, सनी लोक और नाग लोक कहाँ बनेंगे? याद रखिए, सनी लोक कहाँ बनेगा? ये बनेगा आपका ग्वालियर के इलाकों में, और जो नाग लोक है ये बनने वाला है बड़वानी के इलाकों में। बड़ा आसान सा टॉपिक है, लोक वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। कई सारे लोक की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? अभी हमने क्वेश्चन देखा था, याद रखिएगा, अभी देखा था सबसे शुरुआत में जब हमने पेपर सॉल्व किया था। मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? 785 बाघ हैं। यानी मध्य प्रदेश अपने टाइगर स्टेट के नाम को, ठीक है, चरितार्थ कर रहा है। जो टाइगर स्टेट का नाम दिया गया है मध्य प्रदेश को, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। आज भी सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश के पास ही है, 785। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में बाटिक प्रिंट और सरावती गेहूं के लिए जीआई टैग किसको मिला है? देखिए 2023 में कुछ चीज़ों के लिए हमें जीआई टैग मिला है। जैसे मुरैना को मिला है गजक के लिए, याद रखिएगा, गजक के लिए मुरैना को जीआई टैग मिल चुका है। सरवती गेहूं के लिए आपने सुना भी होगा, विज्ञापन भी आते हैं कई सारे गेहूं के विज्ञापनों में, जो आटा कंपनी आती हैं, देखिएगा जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं उनका विज्ञापन भी आता है कि मध्य प्रदेश के सीहोर से चुना हुआ गेहूं। तो सीहोर को किसके लिए मिला है? सरवती गेहूं के लिए। और बाटिक प्रिंट बड़ा फेमस प्रिंट है उज्जैन के इलाकों में। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन और सीहोर। तो उज्जैन को मिला है बाटिक प्रिंट के लिए और सीहोर को मिला है सरावती गेहूं के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जलदीप योजना, बहुत पुरानी योजना है जलदीप योजना, जो शुरुआत की गई थी मछुआरों के लिए, मछुआरों के उत्थान के लिए, मछुआरों की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए, उनकी आय के साधन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी जलदीप योजना। ये शुरू हुई थी खंडवा से। कहाँ से शुरू हुई थी? खंडवा से। और कौन से जला से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी, इंदिरा सागर डैम बना है खंडवा के, पुनासा कहते हैं, पुनासा बांध खंडवा में बना हुआ है, इंदिरा सागर बांध या पुनासा बांध, यहीं से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2023 में भारत सरकार ने भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 का है, इसका नाम चेंज कर दिया है। और क्वेश्चन पूछा गया नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम क्या है? याद रखिए, संरक्षण भी करना है हमें, संवर्धन भी करना है। केवल संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसका संवर्धन भी करना पड़ेगा ताकि इसका ग्रोथ भी करे। जो उसका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई भी करनी है। इसे नाम चेंज करके केवल संरक्षण से काम नहीं चलेगा, संरक्षण के साथ साथ संवर्धन भी जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम लाया गया है। याद रखिएगा, हमें इसको प्रमोट भी करना है, आगे भी बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, पंचवन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कितने प्रतिशत वृक्षारोपण होना आवश्यक है? तो पंचवन योजना लगभग 1995 में आई थी लगभग। ये देखिएगा, पंचवन योजना के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कितने क्षेत्रफल पर वन होना आवश्यक है? याद कर लीजिए, 33%। 33% हर जिले में वन होना आवश्यक है, लेकिन संभव नहीं हो पाता है क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि वृक्षारोपण की कटाई भी बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो वृक्षारोपण वृक्ष क्षेत्र है हमारे यहाँ, वो 30.14% है। भारत मध्य प्रदेश का याद करेंगे, अगर जिले के हिसाब से देखें तो कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे यहाँ। तो पंचवन योजना में लक्ष्य रखा गया था 33% का लक्ष्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जनजाति स्वयं को कोयातुर या कोयतार कहा से संबंधित करती है? ये क्वेश्चन तो याद ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। जब कोई एग्जाम कई बार रिपीट हो रहा होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा होता है, जरूरी होता है ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है। याद रखिएगा, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा गौण जनजाति। याद रखिएगा, इससे संबंधित है। इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, इसमें सीधा याद ही करना पड़ता है। याद रखिए,
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म किस नदी पर प्रस्तावित है? अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब रिवर क्रूज टूरिज्म किस नदी पर प्रस्तावित है? याद रखिएगा, ये रिवर क्रूज सिस्टम जो है इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों शामिल हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा टूरिज्म होगा, रिवर क्रूज टूरिज्म, ये 138 किलोमीटर का होगा और मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से शुरू होगा और गुजरात तक जाएगा, जहाँ स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है। क्लियर है? ये कौन सी नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कई सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की इसमें। अगला है, अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 के तहत मध्य प्रदेश के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? या लगभग इसमें देखिएगा 1039 स्टेशनों को शामिल किया गया है पूरे इंडिया में। उसमें से मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन शामिल हैं। याद रखिएगा, ये कई सारे चरणों में शामिल किया गया है, तो हो सकता है नए चरण में और स्टेशन शामिल कर लिए जाएं। तो लगभग 1039 स्टेशनों को शामिल किया गया है। लगभग देखिएगा, एक बार डेटा चेक कीजिएगा। लेकिन हाँ, 34 स्टेशन इसमें शामिल, ये कन्फर्म है कि मध्य प्रदेश के 34 स्टेशनों को, रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है अमृत भारत योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला यूनिटी मॉल, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 2023 में कहाँ स्वीकृत किया गया है? क्लियर है? तो ये याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, घोट के पी जाइए। क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको शामिल किया गया टेस्ट सीरीज में हमारी। इसलिए क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा उज्जैन। याद कर लीजिए, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्टैब्लिश होगा? उज्जैन में स्टैब्लिश होगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं एग्जामों में आपके। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला मेहर अभी बना है, मेहर जिला सतना से अलग होकर बना है। अधिसूचना कब जारी की गई? इसकी अधिसूचना पूछी गई है। अधिसूचना कब आई थी? अभी इसी महीने की बात है। आज है 14 तारीख। याद रखिएगा, तारीख क्या थी? 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, छिंदवाड़ा से पंडुना जिला और मेहर सतना, आपके सतना से मेहर जिला की अधिसूचना जारी कर दी गई। 2 नए जिले मध्य प्रदेश को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यटन हेतु प्रसिद्ध बल देवी जी मंदिर किस वास्तुकला से संबंधित है? पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि जो बल देवी जी मंदिर है वो कौन से जिले में आता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, याद रखिएगा। तो पर्यटन स्थलों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ये मंदिर है आपके पन्ना जिले में। कहाँ पर आता है? पन्ना जिले में स्थित है। और कहाँ पर आता है? ये है आपके रोमन वास्तुकला के लिए फेमस मंदिर है। इसमें रोमन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है इस मंदिर के अंतर्गत। अगला है, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब की गई? अब पर्यटन संचालनालय की बात हो रही है। याद रखिए, यहाँ पर्यटन विकास निगम की बात नहीं हो रही है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात होती तो हम आंसर लगाते हैं 1978। लेकिन ये विकास निगम नहीं है, ये बात हो रही है संचालनालय की बात हो रही है, डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और डायरेक्टरेट बना था 1961 में, याद कर लीजिए। क्लियर है? लेकिन अगर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम पूछते हैं तो विकास निगम आंसर आएगा 1978 में बना था। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चन खूब सम बनते हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अब ये मिट्टी बचाओ आंदोलन है क्या अपने आप में? तो तवा नदी बहती है मध्य प्रदेश में, मालूम ही है तवा नदी। तवा नदी में जो समस्या क्या है? जो गाद की समस्या थी, याद रखिएगा, उसकी गहराई बढ़ाने की समस्या थी। इसको लेकर कार्य शुरू किया गया था ये आंदोलन 1977 में, 1977 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग कितने ग्राम प्रतिदिन है? पहली बात तो ये कुछ डेटा आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में 3rd पोजीशन पर है इंडिया में। याद रखिएगा, ये पहली जानकारी मालूम पड़ी कि इंडिया में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? 3rd पोजीशन पर है। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि एमपी में कौन से जिले में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, आंसर क्या आएगा? मुरैना। तो ये को डेटा मिल गया आपको, एक और क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नहीं बनता, एक क्वेश्चन से कई सारे प्रश्न और बन सकते हैं। तो एक जानकारी मालूम पड़ी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन में एमपी की रैंक कौन सी है? वो है 3rd पोजीशन पर है। दूसरा, मिल्क प्रोडक्शन में एमपी में कौन सा जिला टॉप पर है? मुरैना जिला टॉप पर है। और मुरैना में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने ग्राम प्रतिदिन है? तो कितने ग्राम प्रतिदिन है? 591 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। यही कारण है श्वेत क्रांति के बाद से पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में भी मिल्क प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। क्लियर है आंसर? यहाँ से मालूम पड़ा हमें 591 के बारे में। 1 नवंबर 2022 को बटरफ्लाई फेस्टिवल किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया? अब बटरफ्लाई फेस्टिवल बड़ा फेमस है। कहाँ पर है? ये आता है सतपुड़ा के इलाकों में और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया बटरफ्लाई फेस्टिवल। याद करने वाला टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है।
आपको लगेगा ये क्वेश्चन 1 साल पुराना ही है, याद रखिएगा, क्योंकि करंट देखिए अब 8-10 महीने करंट पुराना नहीं आ रहा, 1.5 साल पुराने करंट पूछे आ रहे हैं। यूपीएससी में भी पूछ रहे हैं और बाकी एग्जाम में भी यही क्वेश्चन हो रहा है कि 1 साल पुराना करंट नहीं बल्कि 1.5 साल पुराने करंट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगला देखिए, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? बामनबड़ी चूना पत्थर, सुहागी हीरा, पिटरई लोहा अयस्क या पिपल टोला हीरा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे पेपर इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि हम केवल खनिज पढ़ते हैं, हम खनिजों के इलाके नहीं पढ़ते हैं। जब बात होती है बामनबड़ी की तो ये कहाँ मिलता है? ये आता है धार में। कहाँ पर है? धार में, और चूना पत्थर के लिए बड़ा फेमस है। जब हम बात करते हैं सुहागी की तो ये आता है रीवा में। याद रखिए कहाँ पर है? रीवा में, हीरे के लिए बड़ा फेमस इलाका है। जब हम बात करते हैं पिटरई की, लोहा अयस्क की, तो ये बात होती है कटनी में। कहाँ पर आता है? ये कटनी में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पिपर टोला हीरा की तो यहाँ पे गलत हो जाता है आंसर। पिपर टोला हीरा के लिए नहीं है, मैग्नीज के लिए फेमस है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आंसर क्या आएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? पिपर टोला के बारे में आंसर आ सकता है। तो देखिए कभी भी हम केवल खनिजों को पढ़ते समय ये मत पढ़िए कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, एमपी की रैंक कौन सी है। आज का एक नया पैटर्न आया है, तो इस पैटर्न के अंतर्गत देखिए आपसे खनिजों की माइनिंग इलाके तक पूछे जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि जो पहला स्थान था, दूसरा स्थान था, इनको तो वनडे एग्जाम वालों ने भी याद कर लिया, तो पीएससी के स्टूडेंट तो कम से कम थोड़ा लॉजिकल पढ़ेंगे। यही कारण है कि माइनिंग इलाके अब एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीतापुर, अदसराई गढ़वा, दीपावली, खाड़ी, मलकपुर क्षेत्र समाचार पत्रों में हाल ही में चर्चा में रहे हैं। ये किस खनिज के लिए फेमस है? अब देखिए सीतापुर का इलाका, अदसराई का इलाका, दीपावली का इलाका, खाड़ी का इलाका, मलकपुर का इलाका, ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं। और ये सारे क्षेत्र काय में आते हैं? ये आते हैं रीवा के इलाकों में, याद रखिएगा। और रीवा के इलाकों में फेमस रहे हैं ये हीरे के लिए, डायमंड प्रोडक्शन को लेकर। तो हीरे की नई खदान निकली थी, याद रखिए हीरे का नया खदान की खोज हुई, याद रखिए उस इलाके में। और 2023 में क्या किया? 2023 में सरकार ने यहाँ पर नीलामी की घोषणा करी कि इस इलाके में जो हीरा खदानें हैं इनकी नीलामी की जाएगी। नीलामी के कारण क्या रहे? ये चर्चा का विषय बन गया अपने आप में, क्योंकि डायमंड की बहुत बड़ी खदानें अपने आप में जो खोजी गई हैं रीवा के इलाकों में। काय के लिए फेमस है? डायमंड के लिए। क्लियर है? तो ये है हमारे पूरे क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होके इसके हमने आंसर जानने का प्रयास किया। हर एक क्वेश्चन का हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डेटाबेस होते हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन को हमने मैप पर जानने का प्रयास किया कि मानचित्र से उनका कैसा आंसर निकाला जाए। कुछ क्वेश्चन को हमने लिंक मेथड्स का इस्तेमाल किया कि पढ़ा कहीं और था, आंसर किसी और का निकाला उस लिंक का इस्तेमाल करके। कुछ क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया कि हमें एक नहीं मालूम लेकिन 3 तो मालूम है, 3 से एक आंसर निकालना सीखिए। क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, आपको चीज़ों को पढ़ना है और चीज़ों को एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, लिंक मेथड का इस्तेमाल करना है, मैप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि पूरी रट्टा मार के नहीं निकल सकता। थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आपको कि ये नहीं तो ये चलो ये सही। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए डेटा पढ़ना जरूरी है, लेकिन डेटा का इस्तेमाल करना भी सीखिए। तो ये है आज हमारे पूरे टॉपिक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, ये पेपर का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और आपके लिए बड़ा ही मूल्यवान साबित हुआ होगा। तो इस पेपर को एक बार अगर आपने गलतियां की हैं उसको फिर से दोहराइए, गलती को नहीं पेपर को। याद रखिए पेपर को जितनी बार आप एक बार देख सकते हैं 2 बार देखिए, ताकि अपना लॉजिक डेवलप कर सके कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि पेपर वही के वही छप जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इनसे अगर अच्छे पेपर भी आ गया और कुछ 20 से 25 पढ़े हुए क्वेश्चन अगर आपके आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन तो पक्का ही हो जाता है। 20-25 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, हजारों लोगों से आप आगे निकल जाते हैं अपने आप ही। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आएगा और जो हमारा डिस्कशन हुआ इसको लेकर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, अगले डिस्कशन में। धन्यवाद।